हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। तो आज का लेक्चर रहेगा लेक्चर 4। इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जो मेन चैप्टर्स हैं और बेसिक जहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है वो 3 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि प्रोडक्शन था, बेसिक इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम लोगों ने ब्रेक इवन एनालिसिस, पार्ट सीपीएम सारा कुछ देख चुके हैं। इसके बाद हम आज देखेंगे कि इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होता है, कौन सा कॉस्ट इन्वेंट्री में एसोसिएटेड होता है, इसका जो भी इंटर रिलेशनशिप होता है, जो भी कॉस्ट है उन सब के बीच में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्वेंट्री कंट्रोल, कैसे हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं और हम लोग का कॉस्ट मिनिमम कर सकते हैं, ठीक है। और जो इन्वेंट्री कंट्रोल है वो आरआरबी जेई के पर्सपेक्टिव में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, उसके साथ थियोरिटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दोनों आते हैं, ठीक है। और बहुत सारे फॉर्मूलाज है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कॉस्ट इसमें बेस्ड रहेगा। तो पहले एक बार चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस देखना ज़रूरी है, कितना कुछ कर लिया हम लोगों ने और कितना कुछ बाकी है। पहले तो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो गया हम लोगों का। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, शेड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग को देखा था। उसके साथ ही हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन चार्ट वगैरह याद है ना। तो ब्रेक इवन चार्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सारा कुछ देखा था। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर लिया था वो पार्ट एंड सीपीएम के ऊपर था। आज का लेक्चर रहेगा पूरा इन्वेंट्री कंट्रोल के ऊपर, जो कि यहाँ से यहाँ तक रहेगा, जो कि सिंपल प्रॉब्लम्स, मटेरियल्स इन इंडस्ट्री, इन्वेंट्री कंट्रोल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ABC एनालिसिस, जिसको हम ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद सेफ्टी स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ बोलते हैं इसको हम। तो इन सब के बारे में हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे क्या कुछ है, इसके इंटर रिलेशनशिप फार्मूलाज वगैरह डिराइव करेंगे जहाँ ज़रूरत होगा। तो इतना सारा कुछ हम लोग कर लेंगे आज। और इसके बाद एक बार देख लेते हैं क्या कुछ बचा हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टोर लेआउट से यहाँ पे परचेज प्रोसीड्यूर्स, बीन कार्ड तक, और मटेरियल हैंडलिंग, क्रेन्स, वेस्ट, कैसे क्या मटेरियल हैंडलिंग होता है एक इंडस्ट्री के। तो ये सब कुछ एक लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद एक होगा जो कि मोटिवेशन में होगा, मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड सिस्टम, ये सब होगा। और एक लेक्चर जो हम लोगों ने पहले क्लास में बोला था कि हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, Q&A करेंगे, जिसमें कि जो आरआरबी जेई में 2025 में जो पूछा था CBT 2 में, उन सबको एक बार देख लेंगे क्या क्या क्वेश्चंस था, और हम लोग का अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोगों ने वो क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं, वो एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, और रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, क्या याद है हम लोगों का। पहले तो एक्टिविटी क्या था, स्ट्रेट लाइन से हम डिनोट कर रहे थे। एक्टिविटी इज दैट विच कंज्यूम द टाइम एंड द रिसोर्सेज, जो हम लोगों का टाइम एंड रिसोर्सेज हम लोगों का कंज्यूम कर रहा था, उसको हम एक्टिविटी बोल रहे थे। और इवेंट इज दैट, इवेंट को हम सर्कल से डिनोट कर रहे थे। इवेंट इज दैट पॉइंट ऑफ टाइम को हम इवेंट बोलते थे, ठीक है। तो इवेंट हमारा टाइम और रिसोर्सेज कंज्यूम नहीं करता, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस हो गया। उसके बाद हम ऐसे नेटवर्क डायग्राम बना रहे थे, जो कि ये इवेंट है और एक्टिविटी है। और 8 रूल्स याद है ना हम लोगों का, जो एक नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए जो 8 रूल्स हमने पढ़ा था कि एक्टिविटी का जो एरो है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा एरो का। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कोई लूपिंग नहीं होगा, ठीक है, कोई एक सर्कल लूप ऐसा नहीं बन सकता एक नेटवर्क डायग्राम में। उसके बाद डैंगलिंग नहीं हो सकता। डैंगलिंग मीन्स हम लोगों ने क्या देखा था कि कहीं पे ये टूटा नहीं हो सकता, ठीक है, कहीं पे डिसकंटिन्यू नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एक ही हेड इवेंट, एक ही टेल इवेंट, दोनों एक ही हो सकता है। एक ही नेटवर्क डायग्राम में कोई भी 2 एक्टिविटी का सेम हेड इवेंट और टेल इवेंट नहीं हो सकता, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोगों ने देख चुके हैं, इतना सारा। और जो नंबर सिस्टम है वो लेफ़्ट टू राइट होगा, ठीक है। ये सब हम लोगों ने देख चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, पार्ट एंड CPM पे गए थे हम लोग। पार्ट का जो फुल फॉर्म है
प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि फुल फॉर्म बताओ पार्ट का, 4 ऑप्शन दिएगा, सेम क्लोज ऑप्शन दिएगा, तो उसमें से बताना पड़ेगा कि पार्ट का फुल फॉर्म क्या है। पार्ट का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। उसके बाद सीपीएम हम लोगों ने पढ़ा था। सीपीएम में क्या था, क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, कैसे क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्रिटिकल पार्ट में क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, और बेसिक डिफरेंस के बारे में क्या है। जो इवेंट ओरिएंटेड होता है, एक पार्ट होता है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड क्या रहता है, सीपीएम रहता है एक्टिविटी ओरिएंटेड, ठीक है। एक्टिविटी के करस्पॉन्डिंग हम वर्क करते हैं इन सीपीएम। उसके बाद ये रहेगा प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। प्रोबेबिलिस्टिक मीन्स यहाँ पे हमको टाइम नहीं पता होगा, हमको 3 टाइम से हमको एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करके एक ऐसा टाइम निकालना पड़ेगा जिसको हम एक्सपेक्टेड टाइम बोलते हैं। इसलिए ये अप्रोच हम लोगों का क्या होगा, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होगा। और डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच मीन्स जो कि पहले से डिटर्मिन है, जो कि जो टाइम हम लोगों का पहले से डिटर्मिन है, इसलिए हम इसको डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। और यहाँ पे बेस्ड ऑन द वन टाइम, इसको हम एक ही टाइम के बेस्ड पे करते हैं, जो कि हम TIJ बोलते हैं, जो कि नोन होगा, पहले से हमको पता होगा, ठीक है। कोई भी नेटवर्क डायग्राम या एक प्रोसेस करेंगे तब एक जो टाइम होगा यहाँ से यहाँ तक, I से J तक, ये जो टाइम होगा ये पहले से पता होगा इन CPM। बट इन पार्ट प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, यहाँ पे हमको टाइम नहीं पता होगा। यहाँ पे क्या, लेकिन हमको टाइम पता करना होगा। लेकिन टाइम कैसे पता करें, इसके लिए हमको 3 मेथड दिया हुआ है। एक है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक है मोस्ट लाइकली टाइम एंड एक है पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है। एक रहेगा जो टाइम मैक्सिमम टाइम लगेगा कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए, जो मिनिमम टाइम लगेगा कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए, और एक लगेगा मोस्ट लाइकली टाइम, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है जिसका टाइम कंप्लीट होने के लिए, उसको बोलते हैं T है। तो इन तीनों चीज़ों से हमने एक फॉर्मूला निकाला था TE, क्या था, एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम क्या, TO प्लस 4TM प्लस TP/6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद TP ग्रेटर देन TM ग्रेटर देन TO मीन्स TP जो पेसिमिस्टिक टाइम है वो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद जो मोस्ट लाइकली टाइम होगा, उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक टाइम होगा। उसके बाद वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दोनों का फॉर्मूला देख लिए हम लोगों ने। उसके बाद जो है फ्लोट कॉन्सेप्ट था। फ्लोट और स्लैक क्या था, सेम चीज़ है दोनों, लेकिन एक को हम फ्लोट को हम CPM में यूज़ करते हैं और स्लैक को हम PERT में यूज़ करते हैं। फ्लोट का कॉन्सेप्ट क्या था और स्लैक का कॉन्सेप्ट क्या था, दोनों सेम है। इसका मीन द एक्स्ट्रा टाइम, द एक्स्ट्रा टाइम टेकन, जो भी हम एक नेटवर्क डायग्राम में, एक इवेंट में, एक ऑपरेशन में जो एक्स्ट्रा टाइम हम लेते हैं किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए इफेक्टिवली, ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं फ्लोट या स्लैक। लेकिन ये फ्लोट या स्लैक का जो एक्स्ट्रा टाइम है वो कभी हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो हम लोग का डायरेक्टली जो हमारा प्रोजेक्ट का टाइम ड्यूरेशन है उसमें इफेक्ट करेगा, ठीक है। ये तो समझ में आया, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट टाइम ड्यूरेशन वो क्रिटिकल पाथ पे डिपेंड करता है, और क्रिटिकल पाथ क्रिटिकल एक्टिविटीज़ से मिलके बनता है। तो हम लोगों का जो एक्स्ट्रा टाइम है वो कभी, जो फ्लोट है स्लैक है, वो कभी हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो हमेशा नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर होंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने देख चुके हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ यूज़ करते हैं CPM को, CPM इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मीन्स रिपीटेटिव वर्क, जहाँ पे रिपीटेटिव वर्क हो रहा है, एक ही काम को बार बार किया जा रहा है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर टाइम जो होगा वो नोन होगा। तो उस काम के लिए करने के लिए हमको CPM की ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है। और किसी चीज़ को अगर हम पहली बार कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई चीज़ रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो कि हमको पता नहीं है क्या उसका टाइम कितना रहेगा, कितना एक अप्रोच में कितना समय लगेगा, तो उसको हम फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस फाइंड आउट करने के लिए हम पार्ट का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हमको पहले से टाइम नहीं पता होगा, लेकिन हम इस 3 टाइम की मदद से एक एक्सपेक्टेड टाइम TE निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक देखा था ग्राफ देखा था जिसमें प्रोबेबिलिटी के
बेसिक्स पे एक TO TP मीन्स मोस्ट लाइकली टाइम, ठीक है, मोस्ट लाइकली टाइम, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, इस टाइम का होने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, और ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कार्व को फॉलो करेगी। ये डायरेक्टली रट लेना है कि पार्ट में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कार्व फॉलो करता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कार्व फॉलो करता है, ठीक है, बेल शेप्ड कार्व होगा। और ये सारा कुछ देख लिया था हम लोगों ने, और यहाँ नेटवर्क डायग्राम कैसा काम करता है, क्या कुछ नहीं। और एक चीज़ जो क्रिटिकल पाथ में टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट तीनों अलग अलग होते हैं, और फ्लोट का 3 टाइप होता है, टोटल फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लो, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट, जिसमें टोटल फ्लोट इज द मैक्सिमम फ्लोट, ठीक है, मैक्सिमम एक्स्ट्रा टाइम टेक गिवन। और क्यू इक्वल होगा क्यू की क्रिटिकल पाथ में, क्रिटिकल पाथ किससे बना हुआ, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में हम लोग कभी फ्लोट को इंक्लूड नहीं करते, इसलिए तो फ्लो एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं है, तो इन तीनों का जो ये होगा वो सेम होगा इन क्रिटिकल पाथ। और बाकी फार्मूलाज वगैरह सब देख चुके हैं। और हाँ, इसमें मान लीजिए एक इवेंट होगा आई इवेंट और जे इवेंट, आई से जे एक एक्टिविटी होगा, ठीक है, उसमें एक टाइम रहेगा, और यहाँ पे ई आई मीन्स EST अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, LI लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, LJ लेटेस्ट फ्लो टाइम, और ये रहेगा हेड इवेंट, और EJ होगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ये 4 चीज़ हम लोगों को याद रखें, इसमें से फार्मूलाज वगैरह। और हाँ, फ्लोट जैसे कि 3 इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड है, और स्लैग भी हम लोगों का 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है हेड स्लैग और एक टेल स्लैग। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये पूरा फार्मूला कैसे आता है, दोनों का फार्मूला सारा कुछ देख लिए थे। जस्ट एक वन शॉट करके हम लोग एक रिवाइज कर रहे हैं क्या कुछ पढ़ा है। लेकिन आज का लेक्चर होगा अलग। आज हम करेंगे क्या, इन्वेंट्री कंट्रोल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन्वेंट्री मीन्स क्या होता है, इन्वेंट्री एक इंडस्ट्री में इन्वेंट्री होना चाहिए। इन्वेंट्री क्या, इसको क्या, इन्वेंट्री को किससे डिनोट करते हैं, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक ऑफ एनी आइटम विच इज टू बी यूज्ड इन फ्यूचर। कोई भी चीज़ अगर फ्यूचर में यूज़ होगा, उसको पहले से हम स्टॉक करके रख रहे हैं, ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं इन्वेंट्री। कोई भी चीज़, मान लीजिए हमारा घर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हमारा किचन में एक राशन होता है, उसमें हम चावल दाल सब पहले से स्टोर करके रखते हैं इन फ्यूचर हमको इस्तेमाल करने के लिए, तो वो एक टाइप का इन्वेंट्री होगा ना। ऐसे ही हर एक इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट रॉ मटेरियल हो सकता है, फिनिश प्रोडक्ट हो सकता है, बाद में देखेंगे क्या कितना टाइप का इन्वेंट्री होता है। उन सारे चीज़ों को एक इन्वेंट्री में स्टोर करना पड़ेगा हम लोगों के, तो इस जो कि फ्यूचर में हम लोग का काम में आएगा, तो इसको ही हम एक वन लाइन में इन्वेंट्री बोल सकते हैं। स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट का भी स्टॉक हो सकता है, ठीक है, जैसे कि स्टॉक मीन्स मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, जो कि मैन्युफैक्चरर रहता है, उसका द्वारा जो प्रोड्यूस करा हुआ जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, उसका स्टॉक हो सकता है। जो ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्ट किसी से मंगवा के फिर उसको बेच रहा है, उसको उस ट्रेडर का पास भी कोई स्टॉक होगा, तो इस टाइप का स्टॉक को भी हम इन्वेंट्री बोल सकते हैं। और इन्वेंट्री दोनों पार्ट में डिवाइड है, एक है इन्वेंट्री और एक रहेगा कंट्रोल। इनमें जो हम लोगों ने देख लिया कि कोई भी एनी आइटम जो कि हम स्टॉक करते इन फ्यूचर यूजेस, और कंट्रोल क्या है, हाउ मच इन्वेंट्री शुड वी मैनेज, कितना इन्वेंट्री हमको रखना है फॉर फ्यूचर। ऐसा नहीं कि हम लोगों को कोई कुछ है घर के खाने वगैरह तो ज़्यादा मंगवा लिए, ठीक है, तो ख़राब हो जाएगा ना, तो कितना मंगवाए कि हमका फ्यूचर में इस्तेमाल हो और वो वेस्ट भी ना हो। तो इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसको ही बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। दोनों चीज़ को एक साथ हम बोलेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल। और ये इंडस्ट्री के पर्पस में कैसे इस्तेमाल होता है, क्या कुछ इसका बेनिफिट्स है, और इससे हम कॉस्ट कैसे मिनिमम कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे मैक्सिमम कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम इन्वेंट्री कंट्रोल के अंडर देखेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल में। फंक्शन रहेगा कि मटेरियल मैनेजमेंट टेक्निक, मटेरियल कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन सब का टेक्निक के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद इफ प्रोवाइड्स सर्विस टू द कस्टमर एट एनी शॉर्टर, इट प्रोवाइड सर्विस टू कस्टमर एट शॉर्टर नोटिस।
कस्टमर, अगर हम लोगों के पास कस्टमर का एक ऑर्डर आया, ठीक है, आज ऑर्डर आया, कल ही हमको डिलीवर करना होगा, ठीक है। तो हम अगर ऐसा करें कि आज ऑर्डर आया तो उसके बाद हम मैन्युफैक्चर करने बैठे, फिर असेंबल होगा, फिर उसका चेकिंग होगा, ये सब करने के बाद हम तो कल ऑर्डर नहीं दे पाएंगे ना। इसके लिए हमारे पास एक इन्वेंट्री में एक स्टॉक पहले से रखा होना चाहिए, जो कि हम कल ऑर्डर उस कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमर को शॉर्टर नोटिस पीरियड में हम कैसे उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, यही हम लोगों का एक फंक्शन होगा इन्वेंट्री कंट्रोल का। उसके बाद क्या है, टू मच इन्वेंट्री इज अ साइन ऑफ इनएफिशिएंसी। ये बोल रहे थे ना कि कोई भी अगर इन्वेंट्री होगा, इन्वेंट्री रखना ज़रूरी है, ठीक है, इन्वेंट्री नीडेड, लेकिन टू मच अगर इन्वेंट्री होगा वो अच्छा नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर ज़्यादा इन्वेंट्री होगा तो वो हमारा इंडस्ट्री और कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हाउस के लिए वो एक अच्छा साइन नहीं है। तो इसके लिए हमको इन्वेंट्री कंट्रोल करना पड़ेगा, कितना इन्वेंट्री हम रखें कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो और कस्टमर्स गुडविल को हम मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि वी नीड टू बैलेंस द इन्वेंट्री इन अ सच मैनर दैट नो वेस्टेज ऑफ इन्वेंट्री। हमको इन्वेंट्री को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि जैसे कि नो वेस्टेज, मतलब नो वेस्टेज मतलब एक्स्ट्रा टू मच इन्वेंट्री हमको ना मिले, या इन्वेंट्री अगर कस्टमर हमको ऑर्डर दे रहे और कस्टमर को हम सर्विस नहीं कर पा रहे, उसको भी हम दिमाग में रखते हुए हमको इन्वेंट्री को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। इसको ही बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। ये सारा कुछ इसके अंडर आता है। इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री क्या क्या होता है, हम लोगों ने देख लिया इन्वेंट्री कंट्रोल, बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लिया क्या होता है क्या चीज़। इसके बाद हम देखें कि टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री में क्या होता है। 3 टाइप्स का मेनली हम लोग के पास इन्वेंट्री रहता है, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में 3 टाइप का इन्वेंट्री होता है। एक होता है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल मीन्स जो भी रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल जो भी हम लोग के पास प्राइमरीली आता है उसको ही हम रॉ मटेरियल इन्वेंट्री बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री मीन्स जो रॉ मटेरियल हमारे पास आ गया उसको हम मैन्युफैक्चर या उसके ऊपर काम करेंगे। उसके ऊपर काम करने के टाइम में मान लीजिए मेरे पास एक रॉ मटेरियल आया, कुछ मेटल बॉक्स आया, इसको हमको कुछ शेप देना है, ठीक है, एक मेटल फर्नीचर बनाना है, ठीक है, ऐसा कुछ मेटल फर्नीचर बनाना है। इसके लिए तो बहुत 2-3 स्टेप है, 3 स्टेप्स है। 3 स्टेप्स में 2 स्टेप हम कर लिए और तीसरा जो स्टेप है उसको कूलिंग का स्टेप है, ठीक है। कूलिंग का हमको एक टाइम पीरियड है कि 3-4 घंटे बाद हम इसको कूलिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो 3-4 घंटे के लिए हमको कोई इन्वेंट्री या स्टोर करना पड़ेगा ना, तो इस टाइप का जो इन्वेंट्री रहेगा, जो स्टॉक रहेगा, इसको हम बोलेंगे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। मतलब इसके ऊपर काम हो रहा है और पूरा काम नहीं हो गया, फिनिश नहीं हुआ, उससे पहले होते होते जब हम इसको इन्वेंट्री में रख रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। उसके बाद रहेगा फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। मतलब एक इन्वेंट्री एकदम फिनिश हो चुका है, एकदम पूरा फिनिश हो चुका है, रेडी टू डिलीवर स्टेज में है, उसको हम बोलेंगे फिनिश इन्वेंट्री। उसके बाद ऑल द डिपेंड्स ऑन द एनुअल डिमांड। ये सब एक एनुअल डिमांड मीन्स जो कस्टमर नीड्स होगा, जो कस्टमर डिमांड करेगा, इसके बेसिक से ऊपर डिपेंड करेगा तीनों चीज़। और इन्वेंट्री मेथड 2 टाइप का इन्वेंट्री मेथड होता है, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल और एक होता है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। इन्वेंट्री हम लोगों ने पढ़ लिया है कि इन्वेंट्री टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री क्या क्या कुछ नहीं रहता है। इसके बाद इन्वेंट्री मेथड क्या है, डिटर्मिनिस्टिक मेथड होता है, एक प्रोबेबिलिस्टिक मेथड। क्या है डिटर्मिनिस्टिक मेथड, एजम्पशंस। डिटर्मिनिस्टिक मेथड इज द फिक्स्ड एज वेल एज यूनिफॉर्म। डिटर्मिनिस्टिक मेथड में डिमांड फिक्स रहेगा। डिमांड मीन्स जो हम लोगों के पास डिमांड मीन्स क्या, जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो एक टाइम में इस साल इतना डिमांड है, इस साल के लिए मुझे इतना यूनिट प्रोडक्ट हमको चाहिए, ठीक है। जब अगर ये डिमांड कांस्टेंट होगा और ये कांस्टेंट होगा और यूनिफॉर्म होगा, तब इसको हम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल बोलेंगे। अगर ये
डिमांड नॉट इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, जो कि रियल लाइफ में जो भी सिनेरियोस वगैरह होते हैं एक इंडस्ट्री चलाने के लिए जो भी रिक्वायर होता है वो सारा कुछ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के ऊपर बेस्ड करके रहता है। लेकिन एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल एक इमेजिनरी बेस्ड है, ठीक है। ऐसा होता तो क्या रहता, ठीक है, ऐसा कुछ एक इमेजिनरी मॉडल है जहाँ पर डिमांड इज इक्वल टू ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड यूनिफॉर्म। और हम लोगों का जो काम है वो एक इससे ऊपर ही है, इसके ऊपर ही हम फर्दर देखेंगे कि डिटर्मिनिस्टिक मॉडल क्या है, क्यों हम इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्या है कांस्टेंट क्यों है, तो यही हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद जो हम लोगों ने थंबनेल में देखा था कि इन्वेंट्री कॉस्ट, कितने टाइप का इन्वेंट्री रहता है, ठीक है। इन्वेंट्री कॉस्ट को हम क्लासीफाई करेंगे, कितना टाइप का इन्वेंट्री कॉस्ट होगा। इन्वेंट्री तो हम लोगों ने देखा क्या क्या इन्वेंट्री है, लेकिन इस इन्वेंट्री में भी कॉस्ट एसोसिएटेड होता है। इस कॉस्ट को हम देखेंगे क्या क्या कॉस्ट में इसको फर्दर डिवाइड किया है। एक तो परचेस्ड कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी और द बल्क परचेज, ठीक है। अगर एक प्रोडक्ट हम खरीदेंगे उसके लिए 5 रुपये लगेगा, लेकिन अभी इस प्रोडक्ट 100 क्वांटिटी हम इसका ही खरीदेंगे तो हमको इससे 500 रुपये नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको 500 की जगह कुछ होके 450, तो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है हमेशा। जो प्राइमरीली जो भी परचेस हम करेंगे इस परचेस कॉस्ट के अंदर आएगा। उसके बाद ऑर्डरिंग और सेटअप कॉस्ट, कोई भी इंडस्ट्री अगर हम सेटअप कर रहे हैं उसके लिए एक कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। कोई भी ऑर्डर कर रहे हैं प्राइमरीली उसको भी करने के लिए कोई कॉस्ट हमको इंक्लूड होगा, उसको हम ऑर्डरिंग और सेटअप कॉस्ट बोलते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट एग्जाम्पल क्या है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, जो भी रॉ मटेरियल हम प्राइमरीली एक सेटअप के लिए ऑर्डर करते हैं उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। सभी रॉ मटेरियल तो हम खुद से बना नहीं सकते ना, कुछ तो रॉ मटेरियल हमको पहले से खरीदना पड़ेगा, वो सब रॉ मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट में अंदर आता है। मेंटेनेंस का, कोई भी मशीन वगैरह होता है एक इंडस्ट्री के में, तो वो मशीन को मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट एसोसिएटेड होता है उसको मेंटेनेंस ऑर्डरिंग कॉस्ट में जाता है। शेड्यूल चार्ट, प्रिपरेशन कॉस्ट, कोई ऑपरेशन करना है उसके लिए पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसमें सेटअप कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। एक तो परचेस्ड कॉस्ट हो गया, एक तो ऑर्डरिंग और सेटअप कॉस्ट हो गया। उसके बाद होल्डिंग और केयरिंग कॉस्ट। होल्डिंग और केयरिंग कॉस्ट में अगर कोई इंडस्ट्री में कोई ऑर्डर हो गया, परचेस हो गया, सेटअप हो गया, उसके बाद जो प्रोडक्ट आया उसको होल्ड करना पड़ेगा, स्टोरेज कॉस्ट लगेगा हमको। एक स्टोरेज लगेगा जहाँ पे हमको उस प्रोडक्ट को होल्ड करना है कुछ टाइम के लिए, जब तक हम उसको कस्टमर तक डिलीवरी ना कर दे। उस कॉस्ट जो यहाँ पे कॉस्ट एसोसिएटेड होगा वो होल्डिंग कॉस्ट में अंडर आएगा। उसके बाद हैंडलिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, एक प्रोडक्ट आएगा उसका एक इंश्योरेंस होगा। कोई भी एक मान लीजिए कोई महंगा प्रोडक्ट है उसका एक इंश्योरेंस होता है, उसमें इंश्योरेंस में भी एक कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, तो ये सारा कुछ होल्डिंग कॉस्ट के अंडर आ जाएगा। और शॉर्टेज कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट। शॉर्टेज मीन्स अगर कोई मान लीजिए कोई इन्वेंट्री में अगर इन्वेंट्री में शॉर्टेज आ गया, ठीक है, वहाँ पर भी हमेशा एक कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, कॉस्ट आउट ऑफ स्टॉक, वहीं पर भी एक इन्वेंट्री में कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं हम शॉर्टेज कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट। इसमें फर्स्ट शिपमेंट कॉस्ट होता है। फर्स्ट शिपमेंट कॉस्ट मीन्स जो शिपमेंट में जितना कॉस्ट हमको इंक्लूड होता है, उसके बाद जब स्टोरेज खत्म हो गया उसके बाद जल्दी मंगवाना पड़ेगा ना, ज़्यादा क्वांटिटी में जल्दी मंगवाना पड़ेगा, उसमें हमको एक फर्स्ट शिपमेंट कॉस्ट इंक्लूड होगा। तो इतना सारा कुछ मेनली 4 टाइप्स ऑफ 1 2 3 4 टाइप ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट हमको पढ़ना हुआ, और इसका फॉर्मूला भी हम देखेंगे बाद में। इसका डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हम लोगों ने क्या पढ़ा। परचेस्ड कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये रहा फर्स्ट परचेस्ड कॉस्ट और ये रहा ऑर्डरिंग कॉस्ट। परचेस्ड कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट क्या है, इट इज़ अ कॉस्ट, सो इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ परचेसिंग इन्वेंट्री आइटम। ये कोई भी इन्वेंट्री आइटम होगा उसको परचेस करने के लिए जो प्राइमरी कॉस्ट इन्वॉल्व होगा ना उसको हम परचेस्ड कॉस्ट बोलते हैं। उसके बाद इट मे बी कांस्टेंट पर यूनिट और मे वैरी, ये वैरी कर सकता है यूनिट के ऊपर। नंबर यूनिट में नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना हम ऑर्डर कर रहे हैं,
ठीक है, परचेस कर रहे हैं उसके ऊपर हम वैरी कर सकता है, ठीक है, कांस्टेंट भी हो सकता है, वैरी भी कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन बल्क परचेस जनरली, बल्क एक साथ परचेस करने में इसका जो परचेस कॉस्ट है वो वैरी करता है। और इसका एक फॉर्मूला है बेसिक, मटेरियल कॉस्ट पर ईयर के हिसाब से हम सब फाइंड आउट करेंगे। मटेरियल कॉस्ट और परचेस्ड कॉस्ट पर ईयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटिटी इनटू कॉस्ट पर यूनिट। नंबर ऑफ क्वांटिटी मीन्स क्यू, जितना ऑर्डर हमको चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट इन से हम डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट जितना क्वांटिटी हमको चाहिए, और कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट कितना होगा, तभी तो हमको टोटल मिलेगा कितना यूनिट चाहिए और एक यूनिट का कितना कॉस्ट है। हमको टोटल मटेरियल कॉस्ट या परचेज कॉस्ट मिल जाएगा, इसका यूनिट होगा रुपीज़ में। और ऑर्डरिंग कॉस्ट जिसको हम ओसी व सीओ भी बोल सकते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। कॉस्ट इन्वॉल्व इज प्लेसिंग एंड रिसीविंग एन ऑर्डर। एक ऑर्डर को हम प्लेस किए उसके बाद रिसीव किए, इस बीच में जो भी कॉस्ट एसोसिएटेड होगा उसको आपको हम कॉस्ट पर ऑर्डर बोल सकते हैं। इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, एक ऑर्डर प्लेस किए, एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है, उसमें एक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसमें जो कॉस्ट इंक्लूड होगा लोडिंग अनलोडिंग, इसमें मैन लेबर चाहिए जो लोड करेगा ट्रक में, जिसको फिर अनलोडिंग करना पड़ेगा, उसमें एक कॉस्ट लगेगा। ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया ऑर्डर खुद ब खुद चल के आ जाएगा, ऐसा नहीं, ऑर्डर को पहले लोड करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ मैन लेबर, उसके बाद अनलोडिंग करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है, कहाँ से आ रहा है, क्या इसका डिटेल्स वगैरह सब कुछ, इंस्पेक्शन होगा, कितना हम क्वांटिटी हम लोगों ने ऑर्डर किया, क्या वो ट्रक में उतना क्वांटिटी जा गया कि पूरा एकदम क्वालिटीज़ वगैरह, इन सब का कॉस्ट एसोसिएटेड होता है। लेकिन इन सब कॉस्ट को मिला के हमको ऑर्डरिंग कॉस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ लॉट साइज, लॉट साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर, कितना ऑर्डर हम लोगों ने प्लेस किया, कॉस्ट पर ऑर्डर, और एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए कितना कॉस्ट एसोसिएटेड है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोगों का ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा। और एक सुंदर चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, क्वांटिटी और नंबर ऑफ ऑर्डर और ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर मान लीजिए एक क्वांटिटी 100 क्वांटिटी हमको चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी टू ऑर्डर, क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर, कितना ऑर्डर हमको करना होगा, 100 क्वांटिटीज 100 यूनिट्स हमको चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर, अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर हम अगर बढ़ा देंगे, ठीक, मान लीजिए 100 यूनिट्स हमको ऑर्डर करना होगा, ठीक है, इसके लिए क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर मीन्स हर एक ऑर्डर में कितना क्वांटिटी हम कर रहे हैं। 2 बार में हमने किया, 2 बार में 50-50 करके हमने 2 बार में 100 यूनिट्स मंगवा लिए, तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आया, 2, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर डिक्रीज कर देंगे तो अब यहाँ पे एन ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएगा ना। अगर 100 यूनिट्स को अगर हम 2 हिस्सों में भाग करके 2 ऑर्डर में हम 50-50 करके ले आ रहे हैं, फिर हम 10 करके 10 बार में हम ले आएंगे, तब ओसी क्या रहेगा, अगर हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर को बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना कि क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर, एक ऑर्डर में क्वांटिटी अगर बढ़ा देंगे, एक ऑर्डर में 50 ऑर्डर करें तो 2 बार में हो जा रहा है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जा रहा है। लेकिन एक ऑर्डर में अगर हम 10 को ही लेके आ रहे हैं तो उसमें 10 बार लग जा रहा है, ठीक है, 10 बार में हम लेके आ रहे हैं, तो इसमें क्या रहा, ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है। नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे इंक्लूड है, नंबर ऑफ ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट उतना ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर को हमको मिनिमाइज करना होगा, तब भी हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट या ओसी डिक्रीज होगा, ठीक है। ये बेसिक से एक रिलेशनशिप है। इसके बाद होल्डिंग कॉस्ट या शॉर्टेज कॉस्ट।
होल्डिंग कॉस्ट क्या है? होल्डिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट अराइजेज ड्यू टू होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक को होल्ड करने के लिए जो भी कॉस्ट एसोसिएटेड होता है उसको हम होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। इट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल हेल्ड इन द स्टॉक। मटेरियल जो भी है उसको उसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना मटेरियल है उसके लिए उतना कॉस्ट लगेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। जो भी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है एन से डिनोट करें उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। सो मटेरियल एट द टाइम फॉर विच इट इज मेंटेन इन द स्टॉक। पहले तो उनको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, उसको होल्ड कर दिए रख दिए वही नहीं होगा, उसके बाद हमको इसको मेंटेन भी करा। जितना हम लोग मान लीजिए अगर एक महीने के लिए कोई एक इन्वेंट्री को हम स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को हम स्टॉक इन्वेंट्री में स्टॉक कर रहे हैं, तो उसको हम स्टॉक कर दिए एक बार नहीं होगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। कोई अगर ऐसा कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होगा उस इन्वेंट्री में तो उसको देना पड़ेगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी टाइम और रिसोर्सेस और मनी वगैरह सब कुछ चाहिए। लेट द सी मीन्स कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू यूनिट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम। यूनिट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम। कॉस्ट इन्वॉल्व इन द कैरिंग और होल्डिंग द प्रोडक्ट टिल इट कंज्यूम। जब तक ये प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं होता कस्टमर के मदद से तब तक ये जो कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। जब ये कंज्यूम हो जाएगा, निकल जाएगा हमारे इन्वेंट्री से, तब कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट जीरो हो जाएगा। और इसका यूनिट है रुपीज़ पर यूनिट पर ईयर। होल्डिंग कॉस्ट क्या क्या चीज़ों पे इन्वॉल्व होता है? स्पेस होता है, पीपल, स्पेशल रिक्वायरमेंट और पिलफ्रेज कॉस्ट। स्पेस, एक इन्वेंट्री में जो होल्डिंग कॉस्ट होगा, एक स्पेस चाहिए उसके लिए स्पेस मतलब 1 स्क्वायर फीट, 2 स्क्वायर फीट, 3 स्क्वायर फीट कितना चाहिए उतना के लिए उतना कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। उसके बाद पीपल मतलब उसको मेंटेन करने के लिए, उसको लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए, सारा कुछ देखभाल करने के लिए कितना पीपल लगेगा, मैन पावर लगेगा, उसके लिए एक अलग से कॉस्ट इंक्लूड होगा। और स्पेशल रिक्वायरमेंट जैसे कि कोई फिश वगैरह होगा, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स होगा, उन सब के लिए एक रेफ्रिजरेशन व कुछ ऐसा स्पेशल रिक्वायरमेंट होगा जिसके लिए अलग से एक कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, उसको हम होल्डिंग कॉस्ट बोलते हैं। और इन सारे चीज़ों को हम माइनर इन होल्डिंग कॉस्ट बोलते हैं। ये सारा कुछ माइनर होल्डिंग कॉस्ट है, ठीक है। 2 टाइप का होगा, एक माइनर होगा और एक होगा मेजर। ये सारा कुछ जो स्पेस, मैन पावर, स्पेशल रिक्वायरमेंट, पिलफ्रेज कॉस्ट, ये सारा कुछ माइनर के अंदर आएगा। और जो मेजर कॉस्ट होगा जैसे कि कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेंट्री है हम लोग के पास, जो पहले से जो हम लोगों ने कॉस्ट इन्वॉल्व कर दिया है, जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट कर दिया, उसको हम बोलेंगे मेजर। बाकी सारा जो कुछ आएगा स्पेस, मैन पावर, स्पेशल रिक्वायरमेंट, सारा कुछ मेजर के अंदर, माइनर में अंदर आएगा, ठीक है। उसका बेसिक फार्मूला क्या रहेगा? बेसिक फार्मूला रहेगा एवरेज इन्वेंट्री इनटू कॉस्ट पर यूनिट पर टाइम, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री फॉर अ पीरियड, कितना टाइम के लिए इन्वेंट्री एवरेज रहेगा और उसके साथ कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, उसका कॉस्ट कितना होगा, कितना यूनिट होगा और कितना समय के लिए होगा, ठीक है। सारा कुछ फॉर्मूला होगा, इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आएगा शॉर्टेज कॉस्ट और स्टॉक ऑफ कॉस्ट। द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ नॉट सर्विंग द कस्टमर और कॉस्ट ऑकर्स ड्यू टू द स्टॉक आउट। वही रहे ना, जो स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो गया कुछ चीज़, तो उसके लिए भी हमको कुछ कॉस्ट ऐड होना, इन्वेंट्री में कुछ कॉस्ट एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो उसको ही हम बोलेंगे शॉर्टेज कॉस्ट। शॉर्टेज कॉस्ट में नंबर ऑफ यूनिट शॉर्ट इज द शॉर्टेज पर यूनिट। जितना यूनिट हमको शॉर्ट पड़ा उसके लिए पर यूनिट शॉर्टेज में कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम लोगों के पास एससी में शॉर्टेज कॉस्ट आ जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टू गेट द ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डरिंग कॉस्ट मस्ट बी इज इक्वल टू द होल्डिंग कॉस्ट। इसको हम क्यों बोल रहे हैं? ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी के लिए ऑप्टिमम कोई चीज़ ऑप्टिमाइज करना होगा, इसका मैक्सिमम यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट मस्ट बी इज इक्वल टू द होल्डिंग कॉस्ट। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट मस्ट बी इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट।
मस्ट बी इजिकल टू होल्डिंग कॉस्ट। क्यों बोल रहे हैं? जितना ऑर्डर हम कर रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट जितना ऑर्डर कर रहे हैं उसमें जो कॉस्ट एसोसिएटेड है वो इजिकल टू होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग जो होल्ड कर सकते हैं उससे डायरेक्टली इक्वल होगा। तभी तो ये ऑप्टिमाइज सिचुएशन में आएगा ना। मान लीजिए अगर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो गया, मतलब ज़्यादा ऑर्डर कर लिए लेकिन जो होल्डिंग कॉस्ट है वो मिनिमम हो गया, तो जितना ऑर्डर कर पाए उसको हम होल्ड तो नहीं कर पाए ना। तो ऐसे तो हम इसको ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी के लिए ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट मस्ट बी इजिकल टू द होल्डिंग कॉस्ट। एक इम्पॉर्टेंट वन लाइनर है। इसके बाद आएंगे फैक्टर्स के ऊपर। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या क्या फैक्टर्स हैं एक बार देख लेते हैं। डिमांड, लीड टाइम, रीऑर्डर पॉइंट, साइकिल टाइम। क्या क्या टर्म है? डिमांड हम पहले पढ़ चुके हैं। डिमांड मीन्स नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर पर पीरियड। डिमांड मीन्स जो कस्टमर हमसे चाहता है, जितना डिमांड है कस्टमर जो रिक्वायर करता है उसको ही हम डिमांड बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, जो कस्टमर रिक्वायर नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड पर पीरियड, एक टाइम के लिए जो टाइम के ऊपर डिपेंड करे, टाइम के लिए जो यूनिट हमको रिक्वायर होगा उसको ही हम जो रिक्वायर है उसको हम डिमांड बोलेंगे, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। उसके बाद है लीड टाइम क्या है? TAL से डिनोट करेंगे। द टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड इट्स एक्चुअल अराइवल इन इन्वेंट्री। एक ऑर्डर को हम प्लेस कर दिए, ठीक है। ऑर्डर जब हम ऑनलाइन से फ्लिपकार्ट अमेजोन से शॉपिंग करते हैं ना, तब एक ऑर्डर प्लेस करते हैं ना। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आजकल ब्लिंकिट वगैरह आ गया तो कुछ टाइम तो लगेगा, 10 मिनट मान लीजिए लगता है, ठीक है। 10 मिनट में मेरे पास ऑर्डर रिसीव होता है। ऑर्डर रिसीव्ड है, इस टाइम गैप को जो 10 मिनट लगा ऑर्डर प्लेस करने के बाद ऑर्डर रिसीव होने के, इस टाइम को बोलते हैं हम लीड टाइम, ठीक है। ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद ऑर्डर रिसीव हुआ, इस टाइम गैप को हम बोलेंगे लीड टाइम। री ऑर्डर पॉइंट क्या है? ROP से हम डिनोट करेंगे। री ऑर्डर पॉइंट हम देखेंगे, इसके बाद री ऑर्डर लेवल भी देखेंगे। री ऑर्डर लेवल क्या है? तो अभी री ऑर्डर पॉइंट क्या है? री ऑर्डर पॉइंट इज द पॉइंट एट द स्टॉक इन हैंड एट द टाइम ऑफ द प्लेसिंग एन ऑर्डर। एक नया ऑर्डर प्लेस करने के टाइम में मेरा स्टॉक में, मेरा इन्वेंट्री में कितना स्टॉक अभी अवेलेबल है, उसको ये बोले री ऑर्डर पॉइंट। री ऑर्डर से हमको क्या याद रखना होगा कि एक न्यू ऑर्डर प्लेस करने के टाइम मेरा इन हैंड कितना स्टॉक अभी अवेलेबल है, ठीक है। मेरे को हमेशा मेरा इन्वेंट्री में 5000 यूनिट अवेलेबल रखना होगा, ठीक है। मेरे पास अभी घट के आ गया है 150, तो मेरे को फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा 350 यूनिट। तो अभी इसको ऑर्डर करने के लिए ऑर्डर करने के टाइम मेरे पास कितना इन्वेंट्री इन हैंड स्टॉक है, ये स्टॉक है मेरा। स्टॉक कितना अभी इन्वेंट्री में स्टॉक है इन हैंड, उसको ही हम बोलेंगे रीऑर्डर पॉइंट इन द मैथमेटिकल टर्म। और साइकिल टाइम, जिसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर। एक ऑर्डर प्लेस किया, ठीक, एक ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद ऑर्डर रिसीव हुआ, सारा कुछ हो, उसके बाद फिर से एक ऑर्डर प्लेस किया। इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप होगा इसको हम साइकिल टाइम बोलेंगे, टी से डिनोट करेंगे। साइकिल टाइम का फॉर्मूला है, साइकिल टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्किंग डे इन अ ईयर बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटी और नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इससे हम डिनोट करेंगे। तो इसमें हमको समझ में आ गया डिमांड क्या है, लीड टाइम क्या है। लीड टाइम में जब टाइम गैप बिटवीन द प्लेसिंग एन ऑर्डर और एक्चुअल रिसीविंग अराइवल और रिसीविंग इन द इन्वेंट्री। और रीऑर्डर पॉइंट स्टॉक इन हैंड में होने के टाइम हमको ऑर्डर प्लेस टाइम टू स्टॉक इन हैंड एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करने के टाइम इन हैंड स्टॉक कितना रहेगा उसको बोलेंगे हम रीऑर्डर पॉइंट। और उसके बाद हम क्या देखें कि साइकिल टाइम क्या है, दो सक्सेसिव ऑर्डर के बीच में जो टाइम गैप होगा उसको भी बोलेंगे साइकिल टाइम। और उसके बाद आएंगे हम इन्वेंट्री मॉडल। क्या है इन्वेंट्री मॉडल? इन्वेंट्री मॉडल दो टाइप का होता है, ठीक है। एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल,
एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। पहले हम लोगों ने देखा था ना कि इन्वेंट्री मॉडल, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री मॉडल, ये वाला स्लाइड में इन्वेंट्री मॉडल, मेथड्स मॉडल, एक डिटर्मिनिस्टिक है, प्रोबेबिलिस्टिक है। हमको डिटर्मिनिस्टिक के ऊपर काम करना होगा। क्यों बोला था, अभी आया कि इन्वेंट्री मॉडल दो टाइप का होता है, डिटर्मिनिस्टिक होगा, एक प्रोबेबिलिस्टिक होगा। डिटर्मिनिस्टिक मीन्स जहाँ पे डिमांड और लीड टाइम दोनों फिक्स्ड है, जहाँ पे क्या है, डिमांड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और लीड टाइम जो TL से डिनोट करेंगे वो भी कॉन्स्टेंट है, वो फिक्स्ड है पहले से। देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक। अब सेफ्टी स्टॉक का मसला क्या है, सेफ्टी स्टॉक इज द एक्स्ट्रा इन्वेंट्री of an item held to reduce the risk of an item over stock out and the over promising to customers. Business use safety stock as a safety guard against demand। इसका सीधा मतलब ये सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी मीन्स एक ऐसा स्टॉक जो हमको एक जो कभी कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा हम लोग का इन्वेंट्री अगर चाहिए होगा तब वो स्टॉक हमको काम में आएगा। ठीक है, जो स्टॉक आउट होने के बाद भी जो एक्स्ट्रा स्टॉक हमारे पास रहेगा अलग से, उसको ही हम सेफ्टी स्टॉक बोलेंगे। लेकिन ये वाला मॉडल में, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में हमारे पास कोई सेफ्टी स्टॉक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नो सेफ्टी स्टॉक। बट इन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल क्या था हम लोग का जो पहले देखा था, रियल टाइम, रियल लाइफ जो सारा कुछ होता है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के ऊपर बेस्ड होता है। द डिमांड रेट एंड द लीड टाइम आर नॉट फिक्स्ड। यहाँ पे क्या देखा था, कांस्टेंट है। डिमांड मतलब जो डिमांड क्या देखा था, जो नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर पर यूनिट पर पीरियड में जितना यूनिट हमको रिक्वायर्ड होता है, इसमें उसको डिमांड बोलते हैं। तो ये डिमांड यहाँ पे फिक्स्ड होगा कि कितना यूनिट हमको पर पीरियड, एक साल में कितना मेरे को इतना यूनिट चाहिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिक्स्ड है। लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में क्या है, ये फिक्स नहीं है। यहाँ पे एक साल में इतना आ सकता है कि दूसरे साल में फिर से क्वांटिटी और जो नंबर ऑफ यूनिट है वो बदल सकता है। तो इसको हम फिक्स नहीं बोल सकते। ठीक है, और जो लीड टाइम है वो भी फिक्स नहीं है। लीड टाइम भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। लीड टाइम मीन्स द टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर और रिसीविंग इन द इन्वेंट्री। और डिटर्मिनिस्टिक मॉडल को हम 4 स्टेप में भाग कर सकते हैं। ठीक है, एक रहेगा हम लोग को बेसिक EOQ मॉडल, इकोनॉमिक ऑर्डर मॉडल, बाकी रहेगा प्रोडक्शन मॉडल, प्राइस ब्रेक मॉडल और शॉर्टेज मॉडल। ये तीनों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 3 हमारे सिलेबस में नहीं है। हम डील करेंगे बेसिक EOQ मॉडल के ऊपर जो कि है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, इसके ऊपर ही हम देखेंगे। और बाकी 3 डिटर्मिनिस्टिक मॉडल के अंदर आता है, लेकिन इन तीनों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सिलेबस के नहीं है, गेट वगैरह में रहता है सब चीज़। अभी जो देख लिया EOQ मॉडल, तो अभी देख लेते हैं क्या है EOQ मॉडल। EOQ मीन्स EOQ मॉडल डिटर्मिनिस्टिक मॉडल के अंदर आता है, जहाँ पे क्या क्या हमने पहले से पढ़ चुके हैं वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल के ऊपर आता है, उसके बाद क्या देखा, डिमांड कांस्टेंट, लीड टाइम कांस्टेंट। ठीक है, ये 3 चीज़ हमारे दिमाग में रहेगा, इसके ऊपर बाकी सारा कुछ हम देखेंगे। ठीक है, और एक क्या था, सेफ्टी स्टॉक। कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं चाहिए, सेफ्टी स्टॉक नहीं है इसमें। तो EOQ मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम क्या और एक नाम से जानते हैं, क्या है, हैरिस विल्सन मॉडल। सिंपली इसको याद करना है, एक ही लाइन में क्वेश्चन आता है कि EOQ मॉडल का और एक नाम क्या जानते हैं, इसको हैरिस विल्सन मॉडल बोल सकते हैं। ठीक है, हैरिस विल्सन ने पहले इस मॉडल को डेवलप किया था, इससे हम इसको हैरिस विल्सन मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो EOQ मॉडल का एजम्पशन रहता है क्या क्या चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है EOQ मॉडल, और क्या क्या चीज़ों को हमको ध्यान रखते हुए EOQ मॉडल में हमको काम करना पड़ेगा, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में काम करना पड़ेगा। पहले तो एजम्पशन या क्या क्या है देख लेते हैं। पहला एजम्पशन है डिमांड इज फिक्स्ड एज वेल एज यूनिफॉर्म, रेट ऑफ कंजम्पशन इज कांस्टेंट। पहले हम लोगों ने यहाँ तो रिकॉल कर लिया ना कि डिमांड हमको कांस्टेंट चाहिए, एक
पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक ही रिक्वायरमेंट होगा कि इतना हमको इस साल के इतना भी चाहिए, दूसरे साल के लिए भी इतना चाहिए। तो डिमांड कोई फ्लक्चुएट नहीं करेगा, डिमांड ऑलवेज फिक्स्ड होगा एज वेल एज यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। डिमांड ऑलवेज फिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म। उसके बाद रेट ऑफ कंजम्पशन इज ऑल्सो कांस्टेंट। रेट ऑफ कंजम्पशन अगर कांस्टेंट होगा तभी तो डिमांड भी फिक्स्ड होगा ना, तो दोनों इंटर रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है? इंस्टेंट एंड इन्फाइनाइट रिप्लेसमेंट। मीन्स इंस्टेंट मीन्स विद इन द जीरो टाइम सप्लाई। जीरो टाइम मीन्स जब अभी ज़रूरत है तो अभी सप्लाई हो जाना चाहिए, ठीक है। इस मॉडल के अंदर हम क्या देखेंगे कि इंस्टेंट विद इन द जीरो टाइम, माने विद इन द जीरो, अभी के अभी सप्लाई अगर मौजूद है तभी हम इसको यूक्यू मॉडल के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो सप्लाई, तुरंत सप्लाई हमको चाहिए। उसके बाद देयर इज़ नो शॉर्टेज अलाउ। कोई भी शॉर्टेज हम अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए कि हमको इन्वेंट्री में शॉर्टेज हो गया, कोई गुड्स फिनिश इन्वेंट्री, कोई रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, इन सब में शॉर्टेज हो गया, तो कोई शॉर्टेज हमको अलाउ नहीं है, ठीक है। उसके बाद देयर इज़ नो सेफ्टी स्टॉक। कोई भी सेफ्टी स्टॉक नहीं है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। सेफ्टी स्टॉक मीन्स एंड एक्स्ट्रा इन्वेंट्री फॉर एन आइटम हेल्ड टू रिड्यूस द रिस्क। कोई जो भी एक्स्ट्रा आइटम एक्स्ट्रा इन्वेंट्री हम पहले से रखते हैं रिस्क को अवॉइड करने के लिए, उसको ही हम बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। लेकिन यहाँ पे कोई सेफ्टी स्टॉक हमको नहीं चाहिए, जितना हमको ज़रूरत है उतना ही हमको रखना है। पहले से हम बढ़ा चढ़ा के कुछ इन्वेंट्री हम रख दे कि हम विद इन जीरो टाइम के लिए सप्लाई करने के लिए सेफ्टी स्टॉक हम रख देते, ऐसा नहीं होगा। इस मॉडल के अंदर नो सेफ्टी स्टॉक इज अवेलेबल। देयर इज़ नो प्राइस ब्रेक। कोई भी प्राइस ब्रेक नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ यूनिट कांस्टेंट। एक यूनिट के कॉस्ट हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा। कोई यूनिट का कॉस्ट अगर 100 रुपये है तो उसको हर एक यूनिट का प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर 100 रुपये ही होना होगा, ठीक है। कोई प्राइस ब्रेक या अप डाउन नहीं हो सकता। CO and CC means ordering cost and carrying cost both are constant. Ordering cost and carrying cost दोनों constant होगा ऑलवेज। और इन सब के ऊपर जाने से पहले हम लोग अगर पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि यूक्यू मॉडल हम क्यों पढ़ेंगे। यूक्यू में देख लिया हम लोगों ने कि डिमांड फिक्स्ड होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, T=0, इंस्टेंट हमको सप्लाई चाहिए, नो शॉर्टेज अलाउ, नो सेफ्टी स्टॉक अलाउ, कोई भी प्राइस ब्रेक नहीं चाहिए। क्यों कर रहे हैं हमें इतना सारा कुछ करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि यूक्यू मॉडल इज यूज टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी टू मिनिमाइजेस द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होगा ना, पहले हम लोगों ने देख लिया है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या क्या कॉस्ट, परचेस्ड कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। इसमें हम लोग के ऊपर से कॉस्ट जा रहा है ना, जो इंडस्ट्री बिल्ड कर रहा है, जो इंडस्ट्री में है, वो क्या चाहेगा? जो मेरा इन्वेंट्री का जो कॉस्ट रहेगा, सारा कॉस्ट वो मिनिमम टू मिनिमम होगा, तभी तो प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाएगा ना। तो ये सारा कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम ये यूक्यू मॉडल हम इस्तेमाल करें। ये इस यूक्यू मॉडल और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल की मदद से हम जो इन्वेंट्री कॉस्ट है इसको मिनिमम कर सकते हैं, तभी मेरा प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। इसलिए हम इस बेसिक यूक्यू मॉडल को फॉलो करते हैं। हर एक इंडस्ट्री यूक्यू मॉडल को फॉलो करता है। यूक्यू मॉडल में जाने से पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं, क्या कुछ डिनोट करते हैं। डी से हम क्या डिनोट करते हैं? एनुअल डिमांड ऑफ इन्वेंट्री आइटम। एक इन्वेंट्री का एनुअल मीन्स एक ईयर का जो डिमांड रहेगा उसको हम डी से डिनोट करेंगे, यूनिट पर ईयर। उसके बाद क्वांटिटी क्यू से डिनोट करेंगे, क्वांटिटी टू बी ऑर्डर एट ईच ऑर्डर पॉइंट। सभी ऑर्डर कितना क्वांटिटी हमको ऑर्डर करना पड़ेगा इन ऑर्डर पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद एन हम देख चुके हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर, कितना ऑर्डर हमको करना पड़ेगा, ये नंबर दोनों चीज़ में मिलना चाहिए, ठीक है। एन होगा नंबर ऑफ ऑर्डर, कितना बार हमको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा इन 1 ईयर। और क्यू होगा एक ऑर्डर में हमको कितना क्वांटिटी, ठीक है। यही तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ना, जब हम ये 100 यूनिट्स में 50 क्या है और 2 क्या है? 50 होगा
50 होगा कितना क्वांटिटी हम एक ऑर्डर में प्लेस कर रहे हैं, इसको हम क्यू से डिनोट करेंगे। और 2 क्या है, कितना बार हम प्लेस कर रहे हैं, 2 बार। यहाँ पे 10 क्या है, 10 है क्यू। यहाँ पे 10 क्या है, एन, कितना क्वांटिटी हम एक ऑर्डर में दे रहे हैं, 10, और कितने बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, 10। 10 इंटू 10 100 होगा। यहाँ पे 50 इंटू 2 100 होगा। तो यही सेम बेसिक के ऊपर पूरा। और इसमें है एन इज इक्वल टू डी बाई क्यू, ये फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू डिमांड बाई क्वांटिटी। उसके बाद सी आई मीन्स द यूनिट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का यूनिट प्राइस कितना होगा, कोई भी एक प्रोडक्ट का पर यूनिट प्राइस कितना होगा, उसको सी आई से डिनोट करेंगे। सी ओ कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ए ऑर्डर मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसको हम ऑर्डरिंग कॉस्ट के टर्म पे लिख सकते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट सी को हम सी एच भी बोल सकते हैं। क्या है, होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों बोल सकते हैं हम। और टी टाइम ऑफ एन इन्वेंट्री साइकिल, इन्वेंट्री के इन्वेंट्री में कितना कितने टाइम में क्या हो रहा है, टी से हम डिनोट करेंगे। ठीक, इन सारे कुछ बेसिक है, इसके ऊपर हम फॉर्मूला डेवलप करेंगे कि डिमांड है, डी इज इक्वल टू डिमांड, क्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर, सी आई इज इक्वल टू यूनिट, रुपीज पर यूनिट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, और टाइम ऑफ एन इन्वेंट्री साइकिल। इन्वेंट्री अगर एक इन्वेंट्री ऑफ साइकिल मीन्स की एक इन्वेंट्री में अगर सारे क्वांटिटी एक इन्वेंट्री में आया तो कितना टाइम तक वो इन्वेंट्री में रहा, उसके बाद फिर से एक इन्वेंट्री में आया तो एक पूरा साइकिल टी से हम डिनोट करेंगे। जो इन्वेंट्री में ऑर्डर आया उसके बाद कितने समय में वो कंज्यूम हुआ, इन सबको हम टी से डिनोट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इक्वेशंस, जो सारा कुछ फॉर्मूलाज वगैरह हम लोगों ने देख लिया, उसके ऊपर हम इक्वेशंस से मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज डेवलप करेंगे। एक तो मटेरियल कॉस्ट पर ईयर मीन्स जो मटेरियल कॉस्ट मीन्स परचेज कॉस्ट, पढ़ा था ना हमने, मटेरियल कॉस्ट इज परचेज कॉस्ट पर ईयर क्या होगा, डिमांड इनटू एक यूनिट का कितना है, नंबर ऑफ डिमांड्स जितना है उसके हिसाब से एक यूनिट का कितना वो रुपीज़ में होगा। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर मीन्स नंबर ऑफ ऑर्डर, कितना ऑर्डर हम कर रहे हैं, इनसे डिनोट कर रहे हैं। डॉट सी ओ मीन्स कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कि एक ऑर्डर में कितना कॉस्ट, हम एक यूनिट के लिए कितना कॉस्ट है, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट इंटू एक यूनिट के लिए कितना, तो टोटल सम करेंगे तभी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा ना, पर ईयर के हिसाब से रुपीज़ में आएगा। और इसको हम इससे भी लिख सकते हैं कि डी बाई क्यू, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना कि एन इज इक्वल टू डी बाई क्यू, तो डी बाई क्यू इंटू सी ओ मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद होल्डिंग कॉस्ट सी और सी एच क्या होगा, क्यू बाई टू इंटू सी क्यू बाई टू क्वान्टिटी बाई टू इंटू सी मीन्स कैरिंग कॉस्ट। तो इसको हम इस फॉर्मूले से लिखते हैं आई इंटू सी आई। एम क्या रहेगा, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा इतना सारा कुछ करने के पीछे मकसद क्या है, मकसद देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री शुड बी मिनिमम। टोटल इन्वेंट्री का जो टोटल कॉस्ट है, इन्वेंट्री का टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या क्या है, परचेज मटेरियल कॉस्ट और परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, इन सारे चीज़ों को मिला के हमको मिनिमम करना हो। इन मिनिमम करने के पीछे ही हमारा एम रहना होगा। तो मिनिमम टू गेट द एम, मिनिमम करना होगा हमको। तो टोटल कॉस्ट क्या क्या इन्वॉल्व होगा, मटेरियल कॉस्ट पर ईयर, उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर, उसके बाद होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर। और तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये तीन चीज़ मिला के हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट और परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। ये तीनों चीज़ों को मिला के हमको टोटल कॉस्ट आएगा और हम लोगों का एम क्या होगा, टोटल कॉस्ट को मिनिमम करना होगा। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द EOQ मस्ट बी मिनिमम। तो ये सारा कुछ जस्ट फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया हम लोगों ने, D.CI डी बाई क्यू सी, यहाँ से
यहाँ से सारा कुछ इसमें पुट कर दें। और एक चीज़ यहाँ पे जो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा ये CI, ये वाला परचेस्ड कॉस्ट हमारा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट, ये वेरिएबल होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं वो कभी वेरी कर सकता है, इसलिए हमारा क्वांटिटी जहाँ पे एसोसिएटेड है वो वेरी करेगा और ये वाला कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम डिराइव करके, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि Q, डायरेक्ट फार्मूला क्या है, एक तो हम लोग के पास क्या है, एक तो आएगा टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट से हम लोग का डायरेक्ट फार्मूला आएगा Q इज इक्वल टू, जिसको हम Q स्टार से डिनोट करें, Q कर रहे हैं, बोल रहे हैं Q इज इक्वल टू 2D C0/CC। इसका यूनिट होगा यूनिट पर ऑर्डर। Q स्टार मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। Q को क्या कर, Q मीन्स क्या देखा था हम लोगों ने, Q मीन्स देखा था क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड एट ईच पॉइंट। एट ईच पॉइंट में हमको कितना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना पड़ेगा। लेकिन ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी है हम लोगों का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी हम ऑर्डर करेंगे जो कि हम लोगों का इंडस्ट्री के लिए इकोनॉमिक होगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है, इससे ये तीनों का वैल्यू दे देगा, इसको निकालना पड़ेगा, Q का देगा, इसका देगा, डिमांड का देगा, इसको निकालना पड़ेगा, ऐसा कुछ देगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला यूनिट पर ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें वही लिखा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ऐसा कुछ क्वांटिटी हमको ऑर्डर करना पड़ेगा जिसके लिए हमारा जो क्वांटिटी और जो पूरा इंडस्ट्री है वो मैनेजेबल हो, और हमारा जो मेनली जो टोटल कॉस्ट हो मिनिमम कर सके हम। और इम्पोर्टेंट क्या है, इसके बाद नोट देख लेते हैं। नोट में क्या है, नोट में है कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है, ऑप्टिमम क्वांटिटी हम लोगों ने देख लिया, ऑप्टिमम क्वांटिटी Q स्टार से डिनोट किए। ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर N स्टार से डिनोट कर रहे थे, पहले हम N से डिनोट करें, उसके बाद हम N स्टार से ऑप्टिमम को डिनोट करेंगे। कितना नंबर ऑफ ऑर्डर हम ऑप्टिमम प्लेस कर सकते हैं, D/Q स्टार ऑर्डर पर ईयर। इसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट दोनों चीज़ आता है, दोनों सेम चीज़ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या एसोसिएटेड है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में हम लोगों का ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर, और होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर, दोनों चीज़ से आता है हम लोगों का टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। इसका हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो टोटल ऑर्डरिंग इन्वेंट्री कॉस्ट में हमारे पास एक तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर होगा और होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं और होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला भी हम लोगों ने देख चुका हूँ। एट नॉन EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से नहीं है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल कितना टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होगा, बट एट EOQ ये क्या देखा हम लोगों ने, नॉन EOQ मानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम लोगों ने ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए ठीक किया, लेकिन ये वाला जब करेंगे तब एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए करेंगे, तब Q को हम क्या लिखेंगे, Q स्टार लिखेंगे। Q स्टार इज इक्वल टू फार्मूला हमने देख लिया है, तो इससे हम डिराइव करके एक फार्मूला में आते हैं जिसको बोलते हैं ऑप्टिमम इन्वेंट्री कॉस्ट। इसको बोल रहे थे कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, लेकिन इसको बोल रहे हैं ऑप्टिमम इन्वेंट्री कॉस्ट, जिसको हम TIC स्टार से डिनोट करेंगे। जो भी ऑप्टिमम होगा उसको हम स्टार से डिनोट करेंगे। ऑप्टिमम इकोनॉमिक क्वांटिटी Q स्टार से डिनोट करेंगे, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर को हम N स्टार से डिनोट करेंगे, और ऑप्टिमम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जिसको हम ऑप्टिमम इन्वेंट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं उसको हम TIC स्टार से डिनोट करेंगे, जिसका फॉर्मूला यहाँ से कैलकुलेट करके आएगा 2DCOCC ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला भी एग्जाम में आता है, दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक तो पहले का ईओ क्यू का फॉर्मूला, क्वांटिटी का फॉर्मूला, और ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला, ऑप्टिमम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है, ऑप्टिमम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला एट ईओ क्यू, ठीक है, एट ईओ क्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर। ये क्या है देखते हैं बार। एट ईओ क्यू हम लोगों ने क्या देखा, एट ईओ क्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर। क्यों बोल रहे हैं इसको इसलिए बोल रहे हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट वर्सेस क्वांटिटी का ग्राफ होगा, जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू फार्मूला पुट करेंगे तो ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन आएगा। तो इससे हम इसको निकाल सकते हैं वाई एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू सी, जिसको हम रेक्टेंगुलर पैराबोलिक के ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये रहा एक रेक्टेंगुलर पैराबोलिक ग्राफ रहेगा जिसको हम बोलेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट से डिनोट किए। और जो कॉस्ट पर क्वांटिटी का ग्राफ होगा होल्डिंग कॉस्ट के हिसाब से, होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू क्यू डॉट सी सी बाई टू, ये फॉर्मूला भी देख चुके हैं हम। तो इसमें जो जो फॉर्मूला रहेगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स के टर्म पे हम डिनोट करेंगे, और इसको ये क्या फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, एक तो कॉस्ट हुआ, कॉस्ट और क्वांटिटी के ग्राफ, जहाँ पे ये हम लोग का होल्डिंग कॉस्ट आया, ठीक है, जो कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स इस लाइन को फॉलो कर रहे हैं। और जो हमारे पास रेक्टेंगुलर पैराबोलिक जो कर्व आया जो कि ऑर्डरिंग कॉस्ट आया, ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन दोनों के मदद से हम एक कर्व पे एक म्यूचुअल कर्व में आएंगे दोनों को ऐड करके, वो रहा ये जिसको हम TIC बोलते हैं, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है। और इसको हम जब जोड़ लेंगे, यहाँ से डायरेक्ट दिखा रहे हैं, इसको अगर यहाँ पे कॉस्ट पे, यहाँ पे क्वांटिटी पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा हम लोगों का TIC, जिसको हम बोल रहे हैं कि ऑप्टिमम ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑप्टिमम इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है। और ये पॉइंट रहा जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट सेम रहेगा, ये वाला पॉइंट जहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम है, ठीक है ना। क्यों सेम है, यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम क्यों है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। ये वाला हम लोगों का क्या बोला था, ये वाला हम लोगों का होगा होल्डिंग कॉस्ट, और ये लगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम यहाँ से डिनोट करें, इस लाइन को हम यहाँ पे बढ़ा के यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट सेम रहेगा, और इसको ही हम EOQ बोलते हैं, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो एट EOQ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर, ठीक है। एट EOQ यहाँ पे अगर इसको यहाँ तक बढ़ा देंगे और इसको यहाँ तक बढ़ा देंगे तो ये वाला जो आएगा क्वांटिटी में, ये हो रहेगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और यहाँ पे जो होगा ये ऑर्डर कॉस्ट जो आएगा, कॉस्ट का जो ग्राफ आएगा वो होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो ये दोनों में क्या रिलेशन हम लोगों ने निकाल सकता है कि एट EOQ ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्ट ला सकते हैं, ठीक है। और कुछ हम लोग यहाँ से एक 3 चीज़ों पे ऊपर आ सकते हैं। एक तो क्यू मीन्स क्वांटिटी टू बी ऑर्डर, जो क्वांटिटी हमको ऑर्डर करना होगा अगर वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे सेम हो जाए, EOQ के साथ सेम हो जाए, तब क्या होगा, OC इज इक्वल टू HC, टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगा। अगर जो क्वांटिटी हम ऑर्डर करेंगे वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा, तब क्या होगा, तब होल्डिंग कॉस्ट ग्रेटर देन ऑर्डरिंग कॉस्ट। जो ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर हम ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है, क्वांटिटी टू बी ऑर्डर हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। और इसी तरह इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम अगर मैक्सिमम कर देंगे तो क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। ये दोनों के केस में टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल में क्या है, एक फॉर्मूला है जो कि है रीऑर्डर लेवल, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था ना, रीऑर्डर पॉइंट, तो लीड टाइम, डिमांड, सेफ्टी स्टॉक, चारों चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। तो रीऑर्डर लेवल का एक फॉर्मूला है
जो कि लीड टाइम TL इंटू डिमांड प्लस सेफ्टी स्टॉक, TL इंटू डिमांड सेफ्टी स्टॉक, ये ROL का फॉर्मूला है। इसका और कुछ उतना नहीं है, रीऑर्डर पॉइंट इज इक्वल टू लीड टाइम इंटू कंजम्पशन रेट, ठीक है। और इसका क्या है, एक इन्वेंट्री और एक लीड टाइम का जो ग्राफ होगा, अगर मेरे पास ये इन्वेंट्री मैक्सिमम इन्वेंट्री ये रहा और ये रहा मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, और से ये रहा सेफ्टी स्टॉक हम लोगों का, ये हम लोग का सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा डिमांड, ठीक है, डिमांड कंज्यूम हो रहा है, डिमांड कंज्यूम यहाँ तक हुआ, उसके बाद हमको फिर से रीऑर्डर पॉइंट मतलब फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक रहते हुए ये क्या रहा, सेफ्टी, ये तो सेफ्टी स्टॉक ना, सेफ्टी स्टॉक हम लोग के पास है, लेकिन यहाँ जब ये आ जाएगा तब हमको रीऑर्डर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ तक आ गए तो हमको ऑर्डर जो पूरा डिमांड है वो खत्म हो जाएगा, फिर में हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा, मैक्सिमम ऑर्डर, ऐसा ही चलता रहेगा। ये रहा हम लोगों का रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल में सेफ्टी स्टॉक के ऊपर जहाँ पर आने के बाद हमको फिर से रीऑर्डर करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल, और इसको हम लीड टाइम बोलते हैं। रीऑर्डर पॉइंट से जो टोटल कंजम्पशन हो गया इस बीच को हम बोलेंगे लीड टाइम। लीड टाइम का हम लोग ने डेफिनेशन देख लिया था। लीड टाइम इज इक्वल टू टाइम गैप बिटवीन द प्लेसिंग एन ऑर्डर और एक्चुअल अराइवल। वही तो यहाँ पे हो रहा है ना, एक ऑर्डर हम लोगों ने प्लेस कर दिया, फिर हमारे पास अराइव हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा ये LT से हम डिनोट करेंगे, ठीक। तो ये और एक फार्मूला, जो ये फार्मूला से क्वेश्चन आता है मेनली, जो कि रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू लीड टाइम इनटू डिमांड प्लस सेफ्टी स्टॉक, ठीक है, यूनिट्स। और ये ROL कंसीडर द सेफ्टी स्टॉक एंड द व्हेन डिमांड इज वेरी। डिमांड जब वेरी करेगा और सेफ्टी स्टॉक होगा, यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक हमने कंसीडर किया ना, तो सेफ्टी स्टॉक कंसीडर करते हुए जब हमको डिमांड वेरी करेगा तब हम ROL मीन्स रीऑर्डर लेवल को हम निकाल सकते हैं। उसके बाद जो फॉर्मूलाज हम लोगों ने किया था उसको एक बार वन शॉट देख लेंगे। ये वाला क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, ऑप्टिमम सारा कुछ ऑप्टिमम करेंगे हम, ऑप्टिमम इन्वेंट्री कॉस्ट, और इसका ऑप्टिमम क्या है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को अगर इसमें करेंगे तो ऑप्टिमम इन्वेंट्री कॉस्ट में आएगा। रीऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला है लीड टाइम इनटू डिमांड, ठीक है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट TOL, इसका फॉर्मूला है DOQ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट। ये सारा कुछ हमको याद करना पड़ेगा, वन लाइनर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। पहले तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये वाला फार्मूला, दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, उसके साथ बाकी फार्मूलाज भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्या क्लासिफिकेशन, क्या इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया ना सिलेबस में, ABC एनालिसिस। ABC क्या है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ऑलवेज बेटर कंट्रोल मीन्स बेटर कंट्रोल की तरफ हमको ऑलवेज जाना पड़ेगा बेस्ड ऑन द पेरेटो लॉ, ठीक है। 80-20 लॉ, 80-20 लॉ क्या है 80-20? इन ABC एनालिसिस द आइटम आर क्लासिफाइड इन 3 मेन कैटेगरीज ऑन देयर यूजेज वैल्यू। एक तो यूजेज वैल्यूज के ऊपर आइटम को हमको क्लासीफाई करना पड़ेगा, किसको कितना यूजेज है उसके हिसाब से। अगर A टाइप ऑफ इन्वेंट्री है, B टाइप ऑफ इन्वेंट्री है एंड C टाइप ऑफ इन्वेंट्री है। A टाइप ऑफ इन्वेंट्री के लिए मेरे पास जो इसका यूजेस है वो 50 to 60% है, तो इसका आइटम और इसका आइटम है कितना 10 to 20। बी टाइप के लिए 30 to 40% यूजेस है हम लोग पास, और इसका आइटम भी 30 to 40। आइटम मीन्स नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ और नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। और सी के लिए यूजेस, इसका यूजेस बहुत कम है लेकिन इसका क्वांटिटी नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नो सेफ्टी स्टॉक इसके फॉर एन टाइप ऑफ, सॉरी ये वाला नहीं होगा, नोट इसमें होगा नो सेफ्टी स्टॉक इज रिक्वायर फॉर ए टाइप ऑफ इन्वेंट्री। ए टाइप ऑफ इन्वेंट्री में नो
stock for a नो सेफ्टी स्टॉक इज रिक्वायर्ड फॉर ए टाइप ऑफ इन्वेंट्री। मतलब क्या हो, ए जो ये बी सी ऑलवेज बेटर कंट्रोल में ये एक इन्वेंट्री है। ए इन्वेंट्री का यूजेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सबसे इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे, मोस्ट प्रिसाइसली यूज़ करेंगे, इसका यूजेज सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन इसका जो क्वांटिटी है वो सबसे कम रहेगा होगा। जो बी है उसका मीडियम यूजेस करेंगे, उसका मीडियम हमको स्टोर करना पड़ेगा। और सी का कंजम्पशन, सी का मीन सी इन्वेंट्री क्या होता है, नट बोल्ट, कोई भी छोटा सारा सामान जिसका यूजेस उतना नहीं है, लेकिन उसका आइटम, नंबर ऑफ आइटम जो इन्वेंट्री में रहता है वो मैक्सिमम रहता है। और ए कोई भी एक बड़ा कोई इंपॉर्टेंट सा कोई भी मैन्युफैक्चर कोई भी मेन पार्ट रहेगा, ठीक है, उस मेन पार्ट का जो आइटम होगा वो कम रहेगा, लेकिन उसका यूजेस ज़्यादा होगा। तो यही बेटर ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस का मेन मोटिव है। VED एनालिसिस मीन्स इन्वेंट्री आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिक्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम। इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लेता है, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। और उसके बाद 2-3 और चीज़ है जिसको बोलते हैं HML, हाई मीडियम लो। इन्वेंट्रीज आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर यूनिट प्राइस के हिसाब से हम अगर कैटेगरीज करेंगे, हाई यूनिट प्राइस, लो यूनिट प्राइस, मीडियम यूनिट प्राइस, तब हम इसको हाई ML इन्वेंट्री बोलते हैं। और उसके साथ SDE इसको बोलते हैं हम इन्वेंट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री में जिसका जितना अवेलेबिलिटी होगा उस हिसाब से अगर हम उसको क्लासीफाई करेंगे, उसको हम उस इन्वेंट्री को हम SDE इन्वेंट्री बोलेंगे। तो ये सारा कुछ हम लोग का इन्वेंट्री जो जैसा इन्वेंट्री हम लोगों ने चाहिए उसके हिसाब से जो इन्वेंट्री रहेगा उसका क्लासिफिकेशन है। तो आज का लेक्चर यही था रहा। आज का हम क्या पढ़ा, बेसिक इन्वेंट्री कंट्रोल और उसका एनालिसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग और जो कि बिन कार्ड वगैरह सारा कुछ हम लोग एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो और एक लेक्चर रहेगा, 3 लेक्चर में हम लोग का इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, मान के चलिए। तो थैंक यू सो मच। कमेंट में जनाएंगे कैसा हो रहा है आज का लेक्चर, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो वो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम में PDF डल जाएगा, ठीक है, इस क्लास का। थैंक यू सो मच।